डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि एक एटम जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री को शो करता है, मतलब एक स्फीयर की तरह होता है एक एटम। और यहां पर हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि किसी भी स्फीयर के एक सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या संभावना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल अराउंड द न्यूक्लियस। अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में अगर बात करें तो ये सेंटर में क्या होगा, बीचों बीच जो है आपका न्यूक्लियस होगा। यहां पर है आपका न्यूक्लियस और ये एक स्फीयर है, आपको पता है स्फेरिकल शेप है। तो एक स्फीयर में अगर मैं कहूं कि इस स्फीयर में किसी सेल में, सेल मतलब स्फीयर के चारों तरफ बने हुए खोल जो हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के पानी की संभावना क्या है, यह अगर मुझे फाइंड करना है तो उसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ा था और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई की बात हमने करी थी। साई क्या बताता है आपको? तो साई आपको बताता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन और जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये एक मैथमेटिकल टूल की तरह हम इसे यूज करते हैं। साई की मदद से हम ऑर्बिटल के बारे में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। एक बार अगर आपने वेव फंक्शन को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में यह पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है और इसके साथ साथ जहां पर है वहां पर एनर्जी कितनी है। यह सब पता लगाने के लिए हम वेव फंक्शन को यूज करते हैं। ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मुझे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए, अगर मुझे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए तो मुझे मॉड ऑफ साई स्क्वायर चाहिए और साई स्क्वायर से आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी प्राप्त कर जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि किसी भी न्यूक्लियस के आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वहां पर हम साई स्क्वायर की वैल्यू को मैक्सिमम कहते हैं। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि अगर साई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, अगर वो संभावना 90% से ज्यादा है तो हम उसे ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद है और जहां 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 इस 3D फिगर में जहां जहां इलेक्ट्रॉन से इकट्ठे अगर ज्यादा है तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90% से ज्यादा है किसी भी स्थान पे तो हम कहते हैं कि उसे ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से कम है, 60 है, 60 है, 40 है, इतना अगर है तो उस कंडीशन में हम उसे ऑर्बिटल नहीं कहेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस या संभावना न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या चांसेस जीरो है तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नोड। उन्हें हम नोड के नाम से जानते हैं। नोड वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ मौजूद खुले स्थान में कहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद खुले स्थान में कहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अगर बहुत कम है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो उसे हम नोड कहते हैं। अब आपको पता है कि साई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। साई जो है ये दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। एक है आपका रेडियल कंपोनेंट और एक है आपका एंगुलर कंपोनेंट। एक आपका क्या है, रेडियल कंपोनेंट है और दूसरा आपका एंगुलर कंपोनेंट है। याद रखिएगा रेडियल कंपोनेंट रिलेटेड है रेडियस से। अब जैसे यहां पर न्यूक्लियस बीचों बीच है, तो न्यूक्लियस बीचों बीच है और मान लो यहां पर इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इस बिंदु पर ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा है, यानी कि यहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 90% से ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन यानी चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90%, यानी कि ऑर्बिटल है। अब अगर न्यूक्लियस से ये जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसके बीच की दूरी जो है मैं कह देता हूं कि रेडियस आर है। तो अगर हम आर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की दूरी है तो यहाँ पर आप रेडियस से बात पता कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आपको बताएगा रेडियल कंपोनेंट को। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है, तो ये दूरी कितनी है सेंटर से, फिर से आर दूरी है। आर दूरी पर मौजूद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना आपको बताएगा रेडियल कंपोनेंट। एंगुलर कंपोनेंट आपको क्या बताता है, अगर मान लीजिए कि अगर ये रेडियस आर की बात करें तो ये रेडियस इस सेल में मौजूद हर जगह है। अगर मैं एक गोल लाइन बना दूं, अगर एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया तो इतनी दूरी पर हर जगह आपको आर डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर भी आपका आर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपका आर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपका आर डिस्टेंस है, रेडियस है हर जगह। यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना आर डिस्टेंस पर अगर कहीं है तो रेडियल कंपोनेंट उसे हम कहेंगे। रेडियल कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी कि रेडियल कंपोनेंट यानी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं या नहीं पाए जा सकते, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे, यानी कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो अगर रेडियस में अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है तो उसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एंगुलर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी जो आपको कह रहे हो या रेडियल कंपोनेंट, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। याद रखिएगा इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। अब आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, सेंटर से कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लेकिन किस डायरेक्शन में मिलेगा, ये किस डायरेक्शन में तो हमें तब पता चलेगा जब हम यहाँ पर एंगल फाइंड करें, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दें। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका अगर वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ओरिजिन से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, ये पोजीशन है, ये आर है, यानी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, मौजूद है। आर डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, मौजूद है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। लेकिन किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि ये दूरी भी आर आपको बताएगी, बाकी दूसरी जगह है ये भी आपको आर बता रहा है। तो मैं कह दूं कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मुझे ये नहीं पता कि ये ए पॉइंट पर बता रहा है या बी पॉइंट पर बता रहा है। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मुझे एंगुलर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये एंगुलर कंपोनेंट्स कैसे मुझे बताएगा कि कितनी दूरी पर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका अगर एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, तो 3 एक्सिस है इसमें। अगर मैं कहूं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ये तुम्हें बताना है और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, डायरेक्शन बताना है, तो मैंने कहा कि एक्स जो है वो आर के साथ बना रहा है थीटा एंगल, यानी एक्स से थीटा एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं कहूं वाई के साथ कितना एंगल है, तो मैंने कहा कि वाई के साथ ये फाई एंगल है। तो ये थीटा फाई ये आपको क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट एंगल बता रहे हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्योंकि अगर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की हम बात करते तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अलग हो जाता और वाई एक्सिस के साथ एंगल और कुछ हो जाता, यानी थीटा और फाई की वैल्यू बदल जाती। तो ये बी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताता, मतलब कि एंगुलर जो है वो आपको एंगुलर कंपोनेंट डायरेक्शन भी बताता है। रेडियल कंपोनेंट आपको डायरेक्शन नहीं बताता है, जबकि एंगुलर कंपोनेंट आपको डायरेक्शन भी बताता है। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगुलर कंपोनेंट जो है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। रेडियल कंपोनेंट आपका क्या है, एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पोजीशन या डायरेक्शन आपको पता नहीं चलता है, बट एंगुलर कंपोनेंट में डायरेक्शन आपको पता चल जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हमें ये कि किसी भी आर रेडियस पे अगर ये तुम्हारा एक एटम है और इसके बीचों बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है, यहां पर है आपका न्यूक्लियस। अब मैंने ये कहा कि यहां पर ये दूरी जो है ये ए पॉइंट है और यहां पर जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कितनी है ये तो मुझे बताओ। अगर मैं कहूं सेल, तो ये एक अगर एक मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है,
तो यहां से जो पहली सर्कल की जो दूरी है, ये पहली सर्कल की दूरी है, इसे मैंने कह दिया कि दूरी जो है आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। और अगर ये बाहर वाले सर्कल की अगर हम बात करें, स्फीयर की, सर्कल नहीं स्फीयर की मतलब बात मैं कर रहा हूँ, 2D नहीं है 3D फिगर है। तो अगर इंटरनल स्फीयर की बात करते हैं तो उसका रेडियस है आर, और जो एक्सटर्नल रेडियस है, जो बाहरी रेडियस है, इसका अगर हम बात करें कि रेडियस कितना है, तो मैं इसे कह देता हूं कि ये है आर प्लस डी आर। सवाल ये है कि डी आर क्या है, तो डी आर को मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस। क्या है ये? इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटी दूरी का एक वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है। ये इतनी वैल्यू जो है वो क्या है? इस फाइनाइट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है ना। आर रेडियस से ये डी आर वैल्यू क्या है? ज्यादा है। कभी भी कोई छोटी लेंथ अगर मुझे लेनी होती है ना, तो मैं उसे डी आर लिखता हूँ। डी आर का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस। अगर यही डेल्टा आर होता तो ये होता फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस। इनफाइनाइटली मतलब ये वो वैल्यू जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि 0.00869723 डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है, बहुत छोटी वैल्यू है, इंक्रीज कर रही है पॉइंट में वैल्यू, इतनी छोटी है कि कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, तो ये आपका इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 0.589672, ये जो है वैल्यू जो है कहीं खत्म हो रही है, यानी कि ये वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइटली, जिसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसे फाइनाइटली, दोनों बताता है स्मॉल डिस्टेंस को, डी आर या डेल्टा आर। तो अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दी, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? ये वैल्यू आपकी डी आर वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी। यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो आर थी, और ये स्मॉल वैल्यू जो है वो मैंने क्या कर दिया? डी आर वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दिया। स्मॉल वैल्यू क्या है? डी आर हमने इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर अगर हम इंटरनल बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेडियस की। तो इंटरनल रेडियस की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल रेडियस आपका कितना है? आर है। और एक्सटर्नल रेडियस जो है वो आपका कितना है? एक्सटर्नल रेडियस जो है वो आपका है आर प्लस डी आर। यहां से यहां तक की जो कंप्लीट दूरी है, ये दूरी जो है क्या है? आर प्लस डी आर वैल्यू है। तो अब सवाल हमारा ये है कि जो बाहरी सेल है, मतलब इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या है? इस सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? क्योंकि ये पूरा जो है एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम है। तो जो अगर एक दो रेडियस के बीच की दूरी अगर हम बात करें, आर प्लस डी आर, और आर के बीच की जो वॉल्यूम है, यानी कि ये जो पॉइंटेड वॉल्यूम है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, ये अगर मुझे फाइंड करना है, तो हम यूज करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम एक रेडियस की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा या आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है, एक्सटर्नल स्फीयर में से मुझे इंटरनल स्फीयर को घटा देना है। तो एक्सटर्नल स्फीयर के वॉल्यूम में से अगर आप इंटरनल स्फीयर के वॉल्यूम को घटाओगे तो क्या होगा? आपको इस सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं मिल रहा है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपको मिल गया, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कहाँ नहीं है? तो हमने एक बात करी थी कि साई का स्क्वायर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा। साई का स्क्वायर आपको बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा और कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वह साई स्क्वायर की वैल्यू पर पता चलता है। अगर 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो ऑर्बिटल है, नहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और 90% से कम वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये प्रोबेबिलिटी 0 है यानी मिनिमम वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यानी नोड का फॉर्मेशन होगा। नोड वह जगह होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है।
और वाइटल वह प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, 90% से ज्यादा होती है, जो साई स्क्वायर आपको देता है किसी भी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर इसी सेल के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो यह पता करो कि ये जो एक्सटर्नल सेल है, ये जो सेल है, इस सेल में कितना वॉल्यूम है। पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करो, कितना वॉल्यूम है इसमें, कितना मटेरियल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम पता लगा लेंगे साई स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि साई स्क्वायर पूरे सेल की बात कर रहा है, पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, और पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अगर साई स्क्वायर है, उसमें किसी खास वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि उस सेल में, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। साई स्क्वायर में उस सेल के वॉल्यूम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सेल का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। सेल की वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करोगे? एक्सटर्नल सेल जो है, सबसे बाहरी जो स्फीयर है, सबसे बाहरी जो स्फीयर है उसका आप अगर वॉल्यूम निकालते हो तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी स्फीयर का अगर वॉल्यूम आप फाइंड करो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम फाइंड करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल स्फीयर था, ये आपका एक्सटर्नल स्फीयर, और इसके अंदर एक है और इंटरनल स्फीयर, इसके अंदर है आपका एक इंटरनल स्फीयर। अब ये इंटरनल स्फीयर है, ये कैसा दिख रहा है? ये आपका है इंटरनल स्फीयर। अब इसके बाहर जो मौजूद सेल क्रिएट हो गया, जो काला लाइन है, जो सेल यहाँ पर क्रिएट है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले सेल की जो दूरी है, रेडियस कहलाती है आर है, और जो एक्सटर्नल है बाहर तक पाए जाने की, उसकी रेडियस है वो कितनी? आर प्लस डी आर। तो इसके बीचों बीच ये थिकनेस, ये वॉल्यूम कितनी है, ये कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल स्फीयर की वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सटर्नल आपका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, आर एक्सटर्नल रेडियस आर प्लस डी आर का क्यूब होगा। इंटरनल स्फीयर जो है वो होगा 4/3, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, क्योंकि इंटरनल स्फीयर का रेडियस कितना है? आर है। एक्सटर्नल का कितना है? आर प्लस डी आर है। आर प्लस डी आर वाले स्फीयर में से आर वाले स्फीयर का सब्ट्रैक्ट कर दोगे वॉल्यूम, तो आपको बीच के इस सेल जो है, इस सेल में मौजूद वॉल्यूम का पता चल जाएगा। और इस वॉल्यूम को अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सेल की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 4/3 पाई दोनों में हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। हो गया। अब यहाँ पर 4/3 पाई हमने बाहर किया है, तो 4/3 पाई को बाहर ही लिखते हैं। अंदर जो है ये पोर्शन जो है वो क्या है? ए, ये पोर्शन है आपका बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पोर्शन है ए और ये पोर्शन है बी। फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में सबसे पहले लिखें तो a माइनस बी का मतलब होगा a की वैल्यू r प्लस डी आर और b की वैल्यू होगी फिर से r, तो r प्लस डी आर माइनस r एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में पहला है a स्क्वायर यानी r प्लस डी आर का हो गया होल स्क्वायर। r प्लस डी आर का क्या हो गया? होल स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कि r प्लस डी आर ए है, और b जो है वो क्या है आपका? r है, यानी ये हो गया ए बी, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी r है, तो क्या हो गया? आपका हो गया r का स्क्वायर, और फिर बिग ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दिया। ये हो गया आपका 4/3 पाई बिग ब्रैकेट, और r प्लस डी आर में r r हो गया कैंसिल, यानी अंदर मिला डी आर, और बाहर क्या है आपका? फिर एक
मिडिल ब्रैकेट आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आर डी आर प्लस आर डी आर इंटू आर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर से आर में मल्टीप्लाई कर दोगे, आर से आर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर स्क्वायर, आर से डी आर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस आर डी आर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर हमने लिख दिया, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर आपका क्या है बिग ब्रैकेट। यहां तक क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये वैल्यू आपका आर है, ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू आर स्क्वायर, ये वैल्यू आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर। ये है आपका 2r dr, ये है आपका r dr, ये बन गया आपका 3r dr। उसके बाद क्या बचा, आपका बचा dr स्क्वायर प्लस लिख दिया हमने dr स्क्वायर, उसके बाद है आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट, इसके बाहर क्या है आपका dr मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई। अब ये dr की वैल्यू आप क्या करो, अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो dr की वैल्यू सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, बिग ब्रैकेट dr की वैल्यू अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरा एक बार देखिए, dr की मल्टीप्लिकेशन करना है 3r स्क्वायर से, ये हो गया 3r स्क्वायर dr प्लस, उसके बाद फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद 3r dr से में मल्टीप्लाई करना है dr को, तो ये हो गया आपका 3r dr स्क्वायर। फिर आपका dr का मल्टीप्लिकेशन करना है dr स्क्वायर से, तो यहाँ पर जो है dr स्क्वायर से आप dr को मल्टीप्लिकेशन करोगे dr स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका dr क्यूब, ये वैल्यू आपको मिला। अब इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू जो है dr स्क्वायर है और ये क्या है dr क्यूब, dr इटसेल्फ एक इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है, और dr का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये वैल्यू और इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर 0.3 का मल्टीप्लिकेशन अगर 0.3 से करोगे तो 3 3 जा 9 और 2 पॉइंट डेसिमल में 0.09 आपको मिल गया, यानी मल्टीप्लाई करने में डेसिमल्स को वैल्यू बढ़ती नहीं और घट जाती है अगर वो वैल्यू छोटी है तो dr की वैल्यू ऑलरेडी छोटी है और dr स्क्वायर कर दिया तो और छोटी हो गई, और dr क्यूब कर दिया तो और वैल्यू छोटी हो गई, यानी ये वैल्यू इतनी इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएंगी कि इनका लेना और ना लेना बराबर है, तो हम इस वैल्यू को सीधे इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ दिया। तो अंदर क्या बचा, आपका बचा 3r स्क्वायर dr, और बाहर क्या है आपका 4/3 पाई। तो आपका एक्सटर्नल सेल जो था उस सेल की वैल्यू क्या मिली, 3 से 3 कैंसिल, आपको मिला 4πr स्क्वायर dr। एक्सटर्नल सेल की वैल्यू आपको मिली 4πr स्क्वायर dr, आपको एक्सटर्नल सेल की वैल्यू आपको मिल रही है। अब एक्सटर्नल सेल की वैल्यू जो है आपको मिल गई, एक्सटर्नल सेल की वैल्यू आपको पता है क्या मिली, आपको मिला 4π स्क्वायर dr, आपको एक्सटर्नल सेल की वैल्यू मिली। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी जगह की तो हम फाइंड नहीं करना चाहते, हम किसी एक आर रेडियस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, यानी किसी सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है ये हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इन्हें हम रेडियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो पूरे सेल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसी एक सेल के वॉल्यूम से, तो उस वॉल्यूम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा, यानी साई स्क्वायर की वैल्यू को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4πr स्क्वायर dr से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको क्या पता चला, तो वो पता चला 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर dr साई का स्क्वायर। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल ऑफ वॉल्यूम 4πr स्क्वायर dr। 4πr स्क्वायर dr का कोई सेल है जिसकी वॉल्यूम 4πr स्क्वायर dr है, और उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी कही जाएगी, क्योंकि ये सेल जो है न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेडियस की, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी पाए जाने की संभावना जो है 4πr स्क्वायर dr
साई स्क्वायर वैल्यू आपकी होनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हम इसे ग्राफ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ग्राफ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए जरा इसे देखते हैं एक बार। तो अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बताता है आपको, अभी हमने देखा। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज दैट it gives the probability of finding the electron, it gives the probability of finding the electrons at distance r from the nucleus irrespective of the direction। ये बात हमने करी इतने देर में, जो इक्वेशन कैलकुलेट किया हमने, यही हमने बात कही कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको क्या देता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको यह संभावना, चांस, प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसी न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर। एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में, और इस न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की मदद से हम पता कर सकते हैं। तो अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करें तो हम लोगों ने भी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ये है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है आपको मिला, अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किसके साथ, आर के साथ। आर क्या है, डिस्टेंस। तो आर डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। जहां पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा यानी कि 0 होगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, उस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम 2s की बात करें, 2s ऑर्बिटल की बात अगर हम कर रहे हैं तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है, एक रेडियल नोड होता है। एक रेडियल नोड 2s में होता है, 1s में आपके एक भी रेडियल नोड नहीं होते हैं। रेडियल नोड कैसे निकाला जाता है, हमने आपको बताया था कि साई के दो कंपोनेंट होते हैं, रेडियल और आपका एंगुलर। अगर नोड की बात करें, अगर रेडियस के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो हम रेडियल नोड कहते हैं। रेडियल नोड निकालने के लिए फॉर्मूला है, जब भी रेडियल नोड आपको फाइंड करना है तो आप n-l-1 आप कर सकते हैं। क्लासेस में आपको बताया मैंने कि रेडियल नोड फाइंड करना है तो n-l-1 कर सकते हैं। n क्या है, KLMN, यानी कि सेल की वैल्यू, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे। L क्या है, सब सेल की वैल्यू, यानी कि 0 यानी S, 1 यानी कि P, 2 यानी कि D और 3 यानी कि F, यानी SPDF। L है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर मुझे कहना है कि 2s में कितने नोड होंगे, रेडियल नोड यह फाइंड करना है, तो रेडियल नोड इन 2s कैन बी कैलकुलेटेड। n की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 माइनस, और s के लिए लिखते हैं 0, उसके बाद -1, ये होगा इसमें वैल्यू 1, यानी इसमें एक ऐसा रेडियल नोड होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अब ये सफेद वाला जो पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सफेद वाला पोर्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, 0 है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, एक रेडियल नोड है इसमें। अगर 1s की बात करते हैं तो इसमें कोई बीच में छल्ला नहीं है, कोई शेल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना मिले, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है हमने ग्राफ एक बनाया था, वो ग्राफ आपको अगर याद होगा तो कुछ ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ क्या होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाती है, प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, चांसेस। तो अब जरा हम एक बार देखते हैं 1s का ग्राफ सबसे पहले देखते हैं, फिर आपका जो है 2s का ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद जो है 2p का ग्राफ देखेंगे। ये जो ग्राफ था ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको बताता था पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ हर जगह। और रेडियल में बात करेंगे सिर्फ हम रेडियल की, रेडियस की बात करेंगे, आर डिस्टेंस पे हम बात करेंगे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन की हम बात करेंगे, किस डायरेक्शन में है रेडियल हमें वो नहीं बताता, रेडियल हमें बताता है सिर्फ आर डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, वो आपको बताता है रेडियल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान से अगर देखें तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ में हमने प्लॉट किया है क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी को हमने ग्राफ किया है आर डिस्टेंस के साथ। एक तरफ हमने आर को प्लॉट किया कि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है कि नहीं है, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी का फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो तो ये है आपका क्या, न्यूक्लियस सेंटर। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी जो है, रेडियल प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है।
यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी इसे हम कहते हैं मैक्सिमा। इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा जो है आपको कितनी दूरी पर मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस, अगर आर की वैल्यू जो है वो अगर आपका आर की वैल्यू जो है वो अगर आपका 0.529 एंगस्ट्रॉन पर जब आप पहुंचोगे, इतनी दूरी पर जब आप पहुंचते हो, सेंटर से आगे बढ़ रहे हो आप, और जब आप 0.529 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस पर पहुंचते हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम हो जाती है, इसे हम ए नॉट से भी लिखते हैं, ए नॉट, जिसे हम लोग बोर ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट। ए नॉट पे यानी 0.529 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि और डिस्टेंस और दूरी अगर आप इंक्रीज करोगे और दूर जाओगे, तो उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अचानक से तेजी से क्या होता है, गिरता है। ठीक है, आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना गिरता है। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कितने पर है ज्यादा, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। उसके पहले यानी उससे कम और उससे ज्यादा पर रेडियल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना, ये ग्राफ कभी भी नीचे वाले लाइन को आगे टच नहीं करता है, इसे टच नहीं कराना है। नेक्स्ट वाला अगर 2s की बात करें, तो 2s में आपको पता है कि रेडियल नोड कितना होता है, एक रेडियल नोड होता है। ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने, वॉल्यूमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो बात कर रहे थे सेल की, जो 4πa² जो है सेल की वॉल्यूम है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो 4πr² साई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, यानी आर डिस्टेंस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है या कम है रेडियस के अलावा, यह मुझे ये ग्राफ बताएगा। 2s में अगर आप देखो ध्यान से, तो 2s में यहाँ पर ये दूरी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है सफेद वाला रीजन, ये नोड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके नहीं पाए जाएंगे। फिर अगर बाहर वाले रेडियस में जाओगे तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पाए जाने की संभावना इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आप ग्राफ अगर ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन का ग्राफ जो है पाए जाने की, वो पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तेजी से। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और जैसे ही आप 0.42 एंगस्ट्रॉम पर पहुंचोगे, आर की दूरी कितनी, जब आप 0.42 डिस्टेंस पर जब आप पहुंच रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो गई। एक मैक्सिमा की वैल्यू आपको मिल गई, 0.42 पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, मैक्सिमम है, इसीलिए हम इसे मैक्सिमा कहते हैं। फिर आप आगे बढ़ोगे और थोड़ा सा दूरी पर जाओगे, यहां तक आप आ गए, इतनी दूरी पर आ गए, तो आप क्या देखोगे, आप यह देखोगे कि चांसेस जो है धीरे से गिरते हैं, तेजी से चांसेस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस गिरेंगे। और यहाँ पर जाके सीधे ये आगे कहाँ पर कट कर दिया, एक्सिस के ऊपर कट कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई 0। यानी कि 2.75 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, वहां पर फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत मैक्सिमम होगा। लेकिन उसके ठीक पहले 2a0 का जो डिस्टेंस है, 2a0 कहने का मतलब क्या है, 2 × a0 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉन, मतलब इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या है, 0 है। यानी नोड मिल रहा है हमें, हमें क्या मिल रहा है, नोड मिल रहा है। जहां एक्स एक्सिस पर आकर टच कर दिया, वहां पर आपका क्या मिल गया, नोड मिल गया। अब 2s में सिर्फ एक नोड होता है, तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा और सिर्फ एक जगह टच करेगा। फिर से नोड के बाद फिर से क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने लगती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और 2.75 डिस्टेंस पर जब आप पहुंचोगे, तो फिर वहां पर 2.75 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना फिर से मैक्सिमम हो जाती है। यानी यहाँ पर दो मैक्सिमा आपको मिल रहा है, पहला जो है लोअर मैक्सिमा, उसके बाद फिर एक हायर मैक्सिमा, दो मैक्सिमा की वैल्यू मिल रही है। और दो मैक्सिमा के बीच में क्या है, एक नोड है, मतलब ये व्हाइट वाला जो रीजन है वो क्या है, ये नोड वाला रीजन है, ये मैक्सिमा वाला रीजन है, ये लोअर मैक्सिमा वाला रीजन है। ये दो रीजन आपको मिल रहा है, ये ग्राफ। उसके बाद आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, अगर 2p ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, ये अब s ऑर्बिटल नहीं है, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल पर अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा 2.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर होती है।
ठीक है ना। 2s और 2p ऑर्बिटल की बात करें तो 2s ऑर्बिटल एक लो एनर्जी ऑर्बिटल है, 2p जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, 2 से ज्यादा 2p की एनर्जी होती है, तो उस कंडीशन में 2.1 एंगस्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्या मिल जाएगा, पाए जाने की संभावना, रेडियल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है 2.1 एंगस्ट्रॉन पर, रेडियल प्रोबेबिलिटी आपको क्या होती है, मैक्सिमम मिल जाती है। अब अगर 2p की बात करें तो 2p में आपके रेडियल नोड कितने होते हैं, अब रेडियल नोड तो आपको तब पता चलता है जब ये ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कहीं टच करके काट दे, तो वहां पर रेडियल नोड आपको मिल जाता है। 2p में क्या ये टच करेगा या नहीं करेगा ये मुझे पता करना है, यानी इसमें रेडियल नोड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला रेडियल नोड का क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। तो अगर 2p की बात करें तो n की वैल्यू 2, l की बात करें तो l की वैल्यू जो है p के लिए 1 होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, उसके बाद d के लिए क्या होगा, spd के लिए 2। तो अगर हम एल की वैल्यू 1 रखे पी के लिए तो फिर -1 हमने रखा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई 0, यानी कि रेडियल नोड इसमें नहीं होता, ये ग्राफ आके इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर ही रहेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी मैक्सिमम चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड एनी रेडियस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ये क्या है, कितनी दूरी पर होगा, ये 2.1 एंगस्ट्रॉम पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और वेव फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर की वैल्यू, दोनों के लिए ग्राफ आपको अलग अलग मिलता है। साई स्क्वायर में ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है और इसमें आपकी ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है मैक्सिमा, फिर उसके बाद मिनिमा, आके एक्सिस पे टच करेगा तो नोड, फिर मैक्सिमा, फिर उसके बाद क्या होता है, मिनिमा। तो चलिए, अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आप पढ़ने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, उसकी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी अगर आप हमसे कहेंगे तो हम उसकी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।